सीए फाइनल स्टूडेंट, सीएमए फाइनल स्टूडेंट एंड कैप 3 के स्टूडेंट के लिए हम लोग एसएफएम का टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें से अब तक 4 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में थर्ड टेस्ट पे कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे और किस स्टूडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, बुरा परफॉर्म किया है, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो जो थर्ड टेस्ट हमारा अगस्त 20 अगस्त को जो हुई थी 40 मार्क्स का, क्योंकि जो बाकी 3 टेस्ट अभी बचा हुआ है, इसमें एक 60 मार्क्स और 2 100 मार्क्स का है। अगर आप में से कोई अगर अभी तक अपीयर नहीं हुए हो, तो आप चाहो तो इस 3 टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हो। अगर हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो तो उसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है, सिर्फ इनरोलमेंट करनी है। आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे डिटेल, nagendrasah.com पे पहुंच जाइए, वहां से डिटेल मिल जाएगी। अगर मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो उस केस में आपको 500 पे करने पड़ेंगे। तो बोलोगे सर 500 तो ये 7 पेपर का था, अब तो हमारा 3 ही टेस्ट बचा हुआ है, तो थोड़ा सा कम कर दो। हमने आपसे कुछ पेमेंट लिया ही नहीं, 500 क्योंकि इवैल्यूएट करके भी देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। और जिस तरीके से हम क्वेश्चन प्लान करें, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेमिंग करें, जो स्टूडेंट अभी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उन लोगों को पता है कि क्वेश्चन की लेवल क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट में अपीयर हुए होंगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन जब वही एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है और हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो देखो, ऐसा टेस्ट का कोई मतलब नहीं कि हम यहाँ पे टेस्ट सॉल्व कर ले और जब हम वही एग्जामिनेशन में जाए तो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। इसीलिए हम आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन अपीयर हमारे टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। चलो, आप में से किसी ने अगर अपीयर नहीं भी हुए हो तो एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन का एक लेवल देख लीजिएगा और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा पुराना ही होता है, सिर्फ उसमें मॉडिफाई किया जाता है, उसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। चलिए, तो अब हम अगर टेस्ट 3 की बात करें तो मैं अगर जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेके आए उनका नेम अगर बताऊं, तो सबसे ज़्यादा 36 मार्क्स लेके आए आउट ऑफ द 40। तो आप देख लीजिए कितना परसेंट बनता है। तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 100 अप्रॉक्सीमेटली 90% मार्क्स बन रहे हैं इनके। तो ये सुजीत शाह, अनंत, अभिषेक, आंचल, कनिका, आकांक्षा, मोहम्मद, पारस, देवाशीष, दिगंबर, इतने 10 स्टूडेंट है जिसका मार्क्स अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 70% प्लस होंगे। वही स्टूडेंट का अगर मैं मार्क्स देखूं, यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की बात करें तो इसमें से 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट 1 में अपीयर नहीं हुए थे। जैसे इसकी बात करूं तो टेस्ट 2 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था मोहम्मद ने, लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोग चलते रहिए। अच्छी थोड़ा सा परफॉर्मेंस आप लोग की अच्छे हुए हैं। और अगर मैं अब तक की बात करूं क्यूमुलेटिव, क्योंकि आपको बता रखा है, तीनों सारे के सारे टेस्ट के मार्क्स को एक्यूमुलेट करेंगे और फिर उसके बाद जिनका भी अच्छा मार्क्स आएगा उनको हम अच्छा सा गिफ्ट भेजने वाले हैं। तो उसकी भी तैयारी हो रही होगी आप लोगों की। तो इसमें से देखिए, रैंक बनाया अब तक की क्यूमुलेटिव मार्क्स के बेसिस पे। तो मैं अगर रैंकिंग दूं तो अब तक के सबसे आगे निकल रहे सुजीत शाह, सेकेंड नंबर पे पारस चल रहे हैं। मार्क्स में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स की डिफरेंस है, इधर 1 मार्क्स की डिफरेंस है, इधर 4 मार्क्स की डिफरेंस है। इस तरीके से देखा जाए तो सुजीत शाह, पारस, आंचल, अभिषेक, दिगंबर, सूरज, हिमांशी, शिवम एंड संगीता, यानी कि इतने के नंबर आ रहे हैं। इन सबका देखा जाए तो हम कह सकते हैं अभी तक 100 मार्क्स की पेपर हुई है जिसमें से 60 प्लस आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं एग्जाम्शन लाने वाले अभी तक सिर्फ आप में से 3 3 6 3 और सिर्फ 10 स्टूडेंट हो। बाकी सब एग्जाम्शन नहीं ला पा रहे हो, सोचिए क्यों। अब सोचो, इसका मतलब परफॉर्मेंस आप लोगों का देखिए कितना हो गया है। देखा जाए, अगर मैं अगर 10 मार्क स्टूडेंट का देखूं, अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की 150 प्लस जा रही है, तो 6% स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्शन ला रहे हो। आप सोचिएगा परफॉर्मेंस ऐसा कैसे हो गया, जबकि इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट एग्जामिनेशन का होता है। फिर भी आप अगर देखोगे तो सिर्फ 6% स्टूडेंट जो है अभी एग्जाम्शन ला रहे हो क्यूमुलेटिव में देखा जाए तो। हाँ, तो ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं सर हमने तो पहले अपीयर भी नहीं हुए थे ना, तो ठीक है, इसके बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता है। आप ध्यान से रखिए। हाँ, ये आपका परफॉर्मेंस रहा कि इसमें 70 प्लस लाने वाले आपके स्टूडेंट जो हो ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आ जाते हैं अब सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पोर्टफोलियो के एक क्वेश्चन था उसी को मॉडिफाई किया था, जो कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था। आई थिंक ये जुलाई 2021 का क्वेश्चन होगा शायद। मैं एक बार क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, देन आपको डिसाइड कर देखते हैं कि क्या कहाँ का क्वेश्चन था ये। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्वेश्चन है हमारे समथिंग।
यही होगा। ये देखो, नवंबर 2009 में इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने कर दिया स्पेसिफाइड वेरिएंस। अब आपको पता है वेरिएंस क्या होता है? स्पेसिफिक यूनिक यूनिक रिस्क, जैसे हम बोलते थे रेजिड्यूअल वेरिएंस, बचा-खुचा रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो वेरिएंस होता है स्क्वायर के टर्म में, और स्पेसिफाइड वेरिएंस है मतलब यूनिक वेरिएंस है, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया जो पहले था। इंस्टीट्यूट ने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके अंदर क्या था देखो आप ध्यान से, उसने 35% दे रखा था, 35% दिया था, मैंने इसको डेसिमल में दे दिया। बोलोगे सर ये ऐसा मॉडिफिकेशन तो इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं किया, आपको पता ही नहीं, फिर इसका मतलब ये देखिए इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन में आपको दिखा दूं, पुराने क्वेश्चन पहले ऐसा कभी आ रखा है, ये देखो क्या इंस्टीट्यूट ने कभी, इतने सारे बार एग्जाम में आ रखा है, देखो ये क्वेश्चन इतने बार पूछा हुआ है, इंस्टीट्यूट ने क्या वेरिएंस नहीं दिया था डेसिमल में? आप मुझे बताइए, वेरिएंस दिया था डेसिमल में और इधर देखो रिटर्न दे रखा है परसेंटेज में, तो वहां पे भी हमने आपको क्या बोला हुआ था याद करिए, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि जब आपके वेरिएंस डेसिमल के टर्म में है तो आपको परसेंटेज में डेसिमल के लंप टर्म में ही लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, 0.1 लेके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं कर सकते। या फिर एक काम कर सकते हो, परसेंटेज यानी कि इस रिटर्न को आप परसेंटेज में रख लो। जैसे ये देखो रिटर्न दे रखा है परसेंटेज टर्म में और वेरिएंस दे रखा है डेसिमल टर्म में, तो कैसे हुआ बताइए? क्योंकि इस 14% को आप ऐसे भी लिख सकते थे 0.14। तो देखो 0.14 अज्यूम करके जब वेरिएंस निकालोगे तो ये डेसिमल डेटा आपका जाएगा। और ये सारा चीज हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से फोकस करवा के आपको बता रखा था। आपको बता दूं इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट ने आप लोगों में से जो मिस्टेक किया था वो क्या था मैं बता दूं, इसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाया। बाद में आप लोगों ने पूछा भी था कि सर इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें कि ये परसेंटेज है या डेसिमल है। देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे आपको रिटर्न दे रखा है 14% 18%? सबसे पहली बात तो मुझे बताना, जहाँ पे रिटर्न आपका 14% के अराउंड होगा तो इसका मतलब इसका एवरेज भी उसी के आसपास है। ये एवरेज ही मान लो ना, ये तो एवरेज ही होगा मैं स्टॉक ए का। तो जिसका एवरेज अगर रिटर्न 14% होगा तो डेविएशन भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो 5% 6% का डेविएशन आना चाहिए। तो मुझे बताइए डेविएशन जब इतना आता तो वेरिएंस भी तो आपका ऐसे ही 25 या 36 ऐसा कुछ जाना चाहिए था। आप बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो मुझे बताइए ऐसा तो कुछ डेटा दिख नहीं रहा है, डेसिमल दिख रहा है, तो अपने आप में आपको इनडायरेक्ट हिंट है कि ये आपका वो जो 14% है वो 0.14 अज्यूम करके ये वेरिएंस निकाला गया है। और मैंने अपने तरीके से कोई चेंजेस नहीं किया है, मैंने सिर्फ वही चेंज किया है जो इंस्टीट्यूट ने कभी ऐसा किया हुआ था, उसी चीजों को मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिपीट कर दिया। और क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर ऑफ डेसिमल वाले रिटर्न है। मतलब आपको पता है वेरिएंस होता है स्क्वायर के टर्म में, और ये आपको क्या कर रखा है, जैसे आप देखिए 14% को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करके 14% लाते। मतलब मुझे कहीं पे 14% 0.14 दिया गया है तो मैं इसको 14% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। वेरिएंस होता है हमेशा स्क्वायर के टर्म में, यानी कि ये परसेंटेज का स्क्वायर है। याद रखिएगा परसेंटेज के स्क्वायर पहुंचाने के लिए आपको 2 बार 100 से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 100 करते तो परसेंटेज में आ जाते, एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज के स्क्वायर में जाएगा। तो 1225 जो है ना, ये आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है स्क्वायर के टर्म में। ये इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का, और यहीं पे सारे स्टूडेंट जो है आप लोगों ने घूम गए। याद रखना ये हमारा वेरिएंस जो होगा वो ये होगा। तो यानी कि ये अनसिस्टमेटिक रिस्क आ गए। अब आप मुझे बताइए बाकी सारे कुछ जो है आपका सिमिलर बन गया। इवन मैं आपको बता दूं डेटा भी मैंने चेंज नहीं किया था। कैसे? ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, स्क्वायर रूट के टर्म में था, लेकिन आपको पता है सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क की जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो स्क्वायर टर्म में होती है। तो आपको पता होगा उसको पहले हम वेरिएंस बनाते थे। तो आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 35% का स्क्वायर करते हो, 35 मल्टीप्लाई इक्वल टू ये देखो 1225 आ रहा था। इवन आपको बता दूं हमारे आंसर भी सेम रहेगा इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आप लोग मिस्टेक कर गए। यही चीज है, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा दिमाग आप ओपन करके रखिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो। इसलिए जानबूझ के हर क्वेश्चन में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि आपकी सोचने की थोड़ा सा जो दायरा है वो बढ़ जाए, एक ब्रॉडर वे में आप सोच पाओ। इसीलिए हम इतना मेहनत करें, क्योंकि आपको बता दूं क्वेश्चंस को मॉडिफाई इतना ही नहीं है, अभी इसमें तो 2 ही रिक्वायरमेंट थी, 2 ही रिक्वायरमेंट पे हमने नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हमने और भी बहुत सारे कुछ मर्ज किया है।
इमेजिन नहीं कर सकते हो आप लोग। देखो हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ हैरी मार्क्विज और शार्प इंडेक्स मॉडल भी करवा दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ आपसे परसेंटेज भी यहाँ पे, हाँ ये चीज जो है ना, हमने एक एडिशनल और कैलकुलेशन करवा दिया। यहाँ पे भी स्टूडेंट ने जो है अच्छे खासे मिस्टेक्स किए थे। चलो कोई नहीं, वापस आते। तो बाकी तो इस क्वेश्चन में मुझे बताने लायक कुछ था नहीं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा कैसे अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर बीटा से मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो तो सिस्टमेटिक बन जाएगा। सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क जब हम लोग ऐड कर देते तो हमारा टोटल रिस्क बन जाता है स्क्वायर टर्म में, जब इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यही काम हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रखा है। देखो कैसे, ये भी हमारा स्क्वायर के टर्म में है, ये भी हमारा स्क्वायर के टर्म में है, दोनों को हमने ऐड किया, ये वेरिएंस के टर्म में आ गया, स्क्वायर रूट कर दिया गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक है। ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक बी भी आ गए, खत्म हो गए। अब उसके बाद हमने कुछ प्रोपोर्शन दे रखा था, प्रोपोर्शन के बेसिस पे आपको रिटर्न आ गया। सेकंड पार्ट में हमने हैरी मार्क्विज जो शार्प इंडेक्स का हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकलवा लिया है। तो लेकिन याद रखना, हैरी मार्क्विज में कोवेरिएंस हमने यूज किया है। एक स्टूडेंट ने कुछ कह रहे थे कि हमने कोरिलेशन यूज किया था, क्या गलत हो गया? बिल्कुल नहीं जी, कोरिलेशन भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे इसकी जगह मैं एक बार देख लूंगा, क्योंकि होता क्या है जब ज्यादा आंसर शीट चेक करना होता है, कहीं कहीं पे माइंड स्किप हो जाता है, स्लिप हो जाता है, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ मैंने आपको कोरिलेशन के बेसिस पे मार्क्स ना दिया हो, तो एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगा। पूछे थे आपने, मुझे याद आ रहा है। ये देखो ऐसा भी कर सकते थे, सिग्मा ए वेट ए, सिग्मा बी वेट बी, ठीक है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई कोवेरिएंस की जगह आप कर लेना आर ए एंड बी। अब देखो कोरिलेशन ए एंड बी अगर आपको कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन ए एंड बी कैलकुलेट करना है, तो आपके पास डेटा अवेलेबल है, वहां से निकाल लीजिए। जैसे मैंने कोवेरिएंस निकाल लिया था बीटा के बेसिस पे, और वहां से हमने कैलकुलेशन कर लिया। और शार्प इंडेक्स में जाओगे तो फिर आपको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक को ऐड करना है। अनसिस्टमेटिक हमने सबका दे ही रखा था, वेट आपके पास अवेलेबल है, वेटेड एवरेज करके आ जाएगा। देखो यहाँ से निकाला गया आंसर भी 26.26 है और 26.26 है, याद आ रहे? चाहे हैरी मार्क्विज से यूज करो, शार्प इंडेक्स मॉडल से यूज करो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है जी, अगर आपका डेटा सही से अरेंज है तो। अब डेटा ही सही से अरेंज नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का। ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे, और सेकंड केस में कुछ लोगों ने कैलकुलेशंस वगैरह भी मिस्टेक किए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 का हो जाता है। 1 के बी क्वेश्चन ये भी हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखा मैं आपको बता दूं, क्या क्या मिस्टेक्स हमने फाइंड आउट किया। देखो ये क्वेश्चंस आपका कब का मैं बता दूं, आई थिंक 2017 का था ये क्वेश्चंस, एल और के वाले। उसमें परसेंटेज नहीं दे रखा, मतलब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं दे रखा। तो ये देखो नवंबर 17 के क्वेश्चन को ही मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करा, सारा डेटा आपको सेम दिख रहा होगा, ये देखिए सब कुछ सेम है, सिक्योरिटी एल, सिक्योरिटी के, हाँ जी। लेकिन इस क्वेश्चन में सीधा बोला था रिस्क और रिटर्न निकाल दो मुझे। मैंने क्या किया, आपको बोल दिया कि देखो मैंने 12 लाख लगा दिया सिक्योरिटी एक्स में, और सॉरी मिस्टर एक्स ने एक्स के में लगाए 12,000 और एल में लगा दिए 8 लाख, सॉरी 12,000 12 लाख, 12 लाख इधर और 8 लाख इधर। इस तरीके से हमने क्या कर रखा था, इसमें पैसे लगा रखा था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया, पहले सिक्योरिटी एल था और मैंने सिक्योरिटी एल इधर बाद में कर दिया। बहुत, अरे मैंने जानबूझ के किया था, मैंने सिक्योरिटी के की वैल्यू पहले दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे मिस्टेक्स क्या किया, के का वैल्यू उन्होंने क्या कर दिए, ये 12 लाख मान लिए एल का और इसका मान लिए इतना। मिस्टेक हो गई, याद रखना क्या मिस्टेक हो गई, क्योंकि एल का इतना था, मैंने बाद में जरूर लिखा था ये इसके साथ ये इसका वेट यूज होना चाहिए था। एक मिस्टेक ये किया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें तो सब, ये तो पहले क्वेश्चन था, इसमें मैक्सिमम बच्चे ने तो आंसर सही ही दिया। मैंने इसमें क्या किया, देखो इसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी, यहाँ मैंने क्या करा, पोर्टफोलियो सॉरी डेरिवेटिव को भी मर्ज कर दिया। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था, है ना, कुछ ने तो कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे। तो वो चीज़ है, मैंने क्या किया, निफ्टी फ्यूचर से इसको हेज करवा दिया। आपको पता है कि मेरे पास 20 लाख की पोर्टफोलियो है और मैं निफ्टी फ्यूचर से हेज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निफ्टी फ्यूचर बेचना पड़ेगा। मैंने पूछा कि बताओ कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेचोगे, तो कैसे बेचते हैं बताइए, जितना हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा उसमें बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बीटा कैसे निकालोगे, अब कुछ के दिमाग में आएगा कि बीटा जो है हम निकाल देते हैं इसके कोवेरिएंस के थ्रू, गलत हो जाएगा। वो जो आपका बीटा बीटा निकालने के लिए मार्केट का डेटा होना जरूरी होता है। मुझे बताइए, यहाँ पे तो मैंने मार्केट का डेटा कुछ दिया ही नहीं आपको, सोचो। तो जब मार्केट का डेटा है ही नहीं तो आप बीटा तो निकाल नहीं सकते, और बीटा होता है मेहता मार्केट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको कोरिलेशन दे दिया था कि आप टेंशन मत लो, मैं निफ्टी के साथ कोरिलेशन आपको दे देता हूँ।
और कोरिलेशन किसका दिया, मैंने पूरे पोर्टफोलियो का ही कोरिलेशन दे दिया। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो हमारा बीटा आएगा सीधा बीटा हमारा पोर्टफोलियो का आ जाएगा। होप आपको क्लियर समझ में आ गई। तो बीटा आ गई, तो बीटा के बेसिस पे अब आप क्या करो, कितना नंबर ऑफ शेयर बेचना है आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया इसके बाद क्या कहते हैं, निफ्टी के जो फ्यूचर है उसको डाउन कर दिए और लॉस गेन निकालिए। तो सिंपल सी चीज था। अब यही मिस्टेक कर लोगे तो ये पॉइंट तो मिस्टेक होना ही, और ये पॉइंट मिस्टेक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। मैंने बोला कि नेट लॉस और गेन क्यों इक्वल नहीं है। आपको पता है जो बीटा होता है अप्रोक्सीमेट मेजर होता है, जिसकी वजह से हमारा मैच नहीं होता। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा था। मैंने सिंपली क्या किया मैं बता दूं, देखो ये रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम में आ रखा है कि क्यों हमारा जो परफेक्ट हेज के केस में भी लॉस गेन हमारा मैच क्यों नहीं होता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इक्विटी और निफ्टी का क्यों सेम नहीं है। एक बार एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का, तो वही क्वेश्चन मैंने इधर डाल दिया। क्योंकि नॉट मैच अकॉर्डिंग टू बीटा, एज बीटा इज एवरेज मेजर ऑफ मूवमेंट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कांट बी ट्रेडेड इन द फ्रैक्शन। क्योंकि हम लोग जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाले, देखो हमने जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाला है वो निकाला है हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो 1.467 निकाला है। यही है ना, नहीं बीटा है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो 3.06। अब हम 3.06 कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं सकते, या तो 3 कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा या 4 कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो इसमें जो 0.06 कॉन्ट्रैक्ट जो इग्नोर हुई है उसकी वजह से भी हमारा लॉस और गेन इक्वल नहीं होता है। क्योंकि अगले पॉइंट में देखो लॉस हुई 50,000 की, गेन हुई 30,000 की। क्योंकि आपका परफेक्ट हेज है तो ये जीरो आना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बीटा आपने सोचा था पहले वो बीटा कभी मार्केट में प्रिवेल करता ही नहीं है। वो तो पास्ट ट्रेंड का एवरेज होता है, एवरेज कभी आपको मार्केट में प्रिवेल करता नहीं है, इसकी वजह से हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये, हाँ इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। हाँ थोड़ा सा कुछ बच्चे को मैंने एक चीज क्यों मॉडिफिकेशन नहीं किया, हाँ इसमें ये आपका ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही था, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 2 ट्रांजेक्शन दिया हुआ था, बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाते थे। मैंने एक ट्रांजेक्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। वो रिमाइंडर अनकवर्ड के लिए जो मैंने बोला था, यहाँ पे अनकवर्ड पोर्शन बचता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना पूरा का पूरा होल नंबर आ जाता है। ध्यान सुनिएगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था एग्जाम का उसमें ये अमाउंट फ्रैक्शन में दिया गया था, जिसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होती थी ना समथिंग डेसिमल समथिंग आ जाता था। अब फ्रैक्शन में अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपको पता है ऑप्शन की जो हेजिंग किया जाता है, ऑप्शन के जब हेजिंग करते हैं तो हमें तो होल नंबर लेना होता है। तो होल नंबर जब लोगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक या तो आपके पैसे शॉर्टेज हो जाती है या आपके पैसे सरप्लस हो जाती है। याद आ रहा होगा। तो वो जो रिमाइंडर यानी कि जो शॉर्टेज हो जाती है ना या सरप्लस हो जाती है, तो वही कह रहे कि अनकवर्ड पोर्शन के लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना। हमारे पास अनकवर्ड पोर्शन रहता ही नहीं था, क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके बेसिस पे होल नंबर आ जाते। कैसे देखो 50,000 का लॉट साइज और 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो हम कह सकते हैं 5 लाख डिवाइड बाई 50,000, आपका टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा था कितना बताइए, 10। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आसान सेट किया था। ठीक है, मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा पहले ही बच्चे इसको इग्नोर कर, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा लेवल इसका हाई होता था, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन ही हाई लेवल का है तो चलो छोड़ दो ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन हमारा ये बनता है। इसमें देखो इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही बन गए थे सीधा होल नंबर, तो अनकवर्ड पोर्शन कुछ बचता नहीं था, तो इसीलिए हमने सीधा का सीधा कैलकुलेशन, ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गई थी। फिर भी इसमें आप लोगों ने मिस्टेक किया था, मुझे नहीं पता क्यों मिस्टेक किए। ठीक है, अब आ जाइए वापस 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 इसमें आ जाए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सी क्वेश्चन है अब हमारा, ये क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको एक्सटेंशन थी। एक्सटेंशन थोड़ा सा इसमें ये जो डेटा था मैंने देखा कि आप लोग किस तरीके से अरेंजमेंट करते हो। मैंने इसमें भी बहुत ज़्यादा का कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया था, बस वैल्यू का चेंज किया हुआ था, बाकी सब कुछ इसमें सेम था। तो इसमें भी आप लोग की परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क्स रहा। मैंने बताया ना आपको, अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट में ना करूं तो मिस्टेक आप लोगों से होता ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू बदला था, बाकी रिक्वायरमेंट में कोई मैंने कुछ ट्विस्ट नहीं किया था। ये भी आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म कर लिया, ये भी आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया। ओके, अब इसमें क्या था, हाँ यहाँ पे आ गए। ये क्वेश्चन शकल सूरत कुछ लोगों को सेम दिख रहा था, मैंने जानबूझ के सब कुछ मैंने सेम रखा था। ठीक है, शकल सूरत बच्चे को अच्छा 3 दिन का हमारे को एनी भी निकालना, अरे ये क्वेश्चन तो कितना पूछा होगा, ये सोच के बच्चे खुश हुए होंगे, अरे बिना कुछ दिमाग लगाए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए। ये क्वेश्चन था हमारा शायद ये वाले थर्ड के सीरीज का क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड के सीरीज, कहाँ गए भाई, थर्ड के सीरीज में नहीं है, रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। ओके, फोर्थ के सीरीज में होंगे, फिर ये रहा 5 की सीरीज में ये वाले। यही क्वेश्चन बच्चन तो सोचा मजा आ गए,
लेकिन मैंने क्या किया था बता दो। देखो हमारे ये जो क्वेश्चन थी ना ओरिजिनली, इसमें इस डेट पे भी कुछ डिविडेंड डिक्लेयर होता था। एक सेकंड रुको, मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखाता तो आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया था पहले बताऊं। इस क्वेश्चन के अंदर इस डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर हो रही थी। मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इस डेट पे मैंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। आपको बता दूं सबसे पहले, देखो मैंने सीधा 31 दिसंबर का क्या किया, एनुअलाइज्ड यील्ड मैंने दे दिया। जबकि उस क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर क्या होता था, इस डेट पे डिविडेंड दिया था। मैंने क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन जो किया उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे ये देखो, मैंने मॉडिफिकेशन पहले क्या किया, पहले इसको समझिए। इस डेट पे मैंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या होता था, इस डेट पे डिविडेंड भी डिक्लेयर हुई थी। और मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर क्या कर लिया, यहाँ पे इस डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर करवा दिए। पहले ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ चलते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर होता था, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होती थी। तो उसमें क्या था, देखो आपकी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, डिविडेंड के बदले आपको यूनिट्स दिया जाता है, यही होते हैं ना। डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, कैश ना देके आपको यूनिट्स दे देते हैं, यही होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर ना होने की वजह से यहाँ पे कोई यूनिट्स इशू नहीं हुई थी। तो जब आपको इस डेट पे यूनिट्स इशू नहीं हुआ तो यहाँ के नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर दिया था, तो यही नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे इस डेट पे रह जाता है। तो क्या हुआ, देखो ये यूनिट्स हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते थे और यहाँ के एनएबी निकाल लेते थे। मैं आपको बता दूं, हमारे क्वेश्चन में भी इस बार स्टूडेंट ने यही एडजस्टमेंट किया। कैसे कर सकते हो आप मुझे बताइएगा, ये एडजस्टमेंट तो कभी चल ही नहीं सकता, ये यूनिट्स यहाँ पे सेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमारा 16,000 यूनिट जरूर था, लेकिन इतना ही नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे नहीं रहेगा। क्योंकि क्योंकि इस डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। बोलोगे कैसे, ये लो मैं दिखा देता हूं। मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर क्या लिख के दिया था, ये देखिए। मैंने क्या बोला था कि 31 मार्च को लास्ट डेट पे म्यूचुअल फंड ऑपरेटेड सम डिविडेंड। भाई कुछ तो डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, कितना किया नहीं पता, मैंने नहीं दिया इसमें, ठीक है। बट मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस यूनिट ऑफ 16,000 यूनिट्स। देखो इस डेट पे 16,000 यूनिट्स थी, लेकिन इस दिन पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब उस दिन पे उनको यूनिट्स भी इशू हुई है। डिविडेंड डिक्लेयर किया मतलब तो डिविडेंड तो दिया नहीं होगा, कुछ यूनिट्स इशू किया गया होगा। तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब तो यहाँ पे आपको यूनिट्स तो बढ़ी होगी ना। यहाँ पे डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुई है, यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया है मैंने ये नहीं बताया, लेकिन कुछ तो दिया गया, तो कुछ तो यूनिट में चेंज आई होगी, तो वो यूनिट तो यहाँ नहीं रह सकती ना। तो पुराने जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वही वाले सॉल्यूशन आप लोग देते जा रहे हो, कैसे कर रहे हो बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना। अब सोचिए, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुई है, तो जब यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुई है तो यहाँ पे तो यूनिट्स ऐड हुआ ही नहीं है। तो जब यूनिट्स ऐड नहीं हुआ है तो यही नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ कंटिन्यू होगा। यानी कि आपकी इस क्वेश्चन जो हमने दिया था उस क्वेश्चन में क्या होगा, 31 मार्च 2021 का जो नंबर ऑफ यूनिट्स था ना, वही यूनिट्स यहाँ पे कंटिन्यू होगी, ना कि ये यूनिट्स यहाँ कंटिन्यू होगा, याद रखना। तो यही सब चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया था, ये नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ कंटिन्यू किया था, जो कि गलत है। यहाँ की नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे कंटिन्यू होगी आपका, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आंख कान खोल के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब हमारा टेस्ट 4 भी हो चुका है, उसका भी आप लोगों ने ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चे ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है टेस्ट में, अच्छा लगा। कम से कम इस बार के टेस्ट में मुझे क्या अच्छा लगा कि रेशियो घट नहीं रही है। रेशियो घटने का मतलब क्या है कि जैसे पहले इससे पिछले अटेम्प्ट में भी टेस्ट लिया, उससे पिछले अटेम्प्ट में भी टेस्ट लिया, क्या होता था धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते थे ना वो डिक्रीज होते जाते थे। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज नहीं हो रही है, मेरे पास कांस्टेंट आ रही है। यानी कि इसका मतलब हाँ ये जरूर है कि 8-10 स्टूडेंट नए एंड टेस्ट दे रहा है, 8-10 स्टूडेंट नहीं दे रहा है, तो ठीक है 10 स्टूडेंट का मैं वेरिएशन अगर मैं इग्नोर करूं तो परफॉर्मेंस आप लोग का ठीक है, कम से कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो टेस्ट के अंदर। और याद रखना, आप अगर सीरियसली टेस्ट को अगर आप सीरियसली ले रहे हो तो एग्जाम में आपको मार्क्स कहीं नहीं जा रहा। और याद रखना, इतने मॉडिफाइड क्वेश्चन अभी आप झेल रहे हो, एग्जाम में अगर कॉपी पेस्ट आ गई ना क्वेश्चन तो 90 मार्क्स भी आपके कहीं नहीं जाने वाला है,
याद रखिएगा। जैसे मैंने टेस्ट 4 में थोड़ा-सा कम मॉडिफिकेशन किया, इस टेस्ट 4 में मैंने मॉडिफिकेशन इसमें नहीं, ये सॉरी ये टेस्ट 4 में। इसमें मैंने कंपैरेटिवली जितना इस सब में मॉडिफिकेशन किया था, उसके कंपैरिजन में मॉडिफिकेशन थोड़ा कम किया तो अभी भी है, लेकिन मेजर मॉडिफिकेशन नहीं किया जिससे पूरा स्ट्रक्चर ही क्वेश्चन की बदल जाती है। तो मैं बता दूँ, इस सेट में 40 मार्क्स लाने वाले भी मिल चुके हैं। समझ में आ गई बात? इसपे भी आएँगे जब सारा का सारा पेपर टेस्ट हो चेक हो जाएगी, तो फिर मैं इसके भी क्या कहते हैं रिव्यू लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और सीरियसली पढ़िए और लॉजिकली पढ़िए, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने पे फोकस मत करिए, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।